आज हम लोग 67 बीपीएससी का जो 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है उसे ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल के एक मॉडल सेट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ प्रश्नों आने की संभावना है, इससे कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड पहला प्रश्न देखते हैं। हम लोग पहला प्रश्न कर रहा है कि इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला बिहार का पहला राज्य कौन है। हालांकि इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम लोगों ने जितने भी पहले मॉडल सेट का सॉल्यूशन किया उसमें चर्चा करते हुए आए। अब उसे हम लोग क्वेश्चन के रूप में एक बार देख लेते हैं ताकि रिकॉल हो जाए चीज़। इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला वह हो गया बिहार। आपको पता होगा इथेनॉल संवर्धन नीति के लिए बिहार है जो बजट के रूप में दिसंबर 2021 में इथेनॉल क्षेत्र में 32,454 करोड़ निवेश वाली 159 इकाइयों के प्रथम स्तर की बात कही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आते हैं हम लोग। 2 में करा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण कराने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया। ये तो आपको पता ही होगा कि बिहार पहला है जहाँ पर क्या किया गया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, खेलकूद सभी विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना गया। लेकिन पहला राज्य में से पहला ऐसा कौन है जो 33% आरक्षण देने वाला पहला विश्वविद्यालय, वह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है जो बन चुका है। 3 में देखिए हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया। इसकी भी चर्चा हम लोग पहले मॉडल सेट जो भी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें से हम लोगों ने चर्चा किया था कि पहला जो है शिल्प कला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया है। तो आपको मालूम होना चाहिए वह शिल्प कला है जो म्यूजियम पटना में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 4 में विधानसभा में नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन नेभा। हम लोग नेभा की भी चर्चा किए थे कि क्या है, विधानसभा में नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन लागू करने वाला बिहार विधानसभा बन चुका है। नेक्स्ट देखिएगा 5 में करा है किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया। हम लोगों ने दोनों के बारे में जाना था कि डॉल्फिन का पहला रिसर्च सेंटर वो पटना में और दूसरा भागलपुर में खोला गया है, यह ध्यान में रखेंगे। और तीसरा जो बात चल रहा है, कहाँ चल रहा है, वह चल रहा है ये क्या है, अररिया ना है ना, देखिए नाम भूल गए, एक और है जहाँ पे डॉल्फिन को लेकर वहाँ पर 31 डॉल्फिन है, वहाँ लेकर बात चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 6 में करा ई भंडार प्रणाली को लागू करने वाला अररिया ही है ना, अररिया है, ध्यान में रखिएगा वो तीसरा डॉल्फिन के लिए जो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 6 में ई भंडारण, हालांकि उसको वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में मांग चल रहा है। नेक्स्ट 6 में देखते हैं ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार का पहला राज्य कौन सा। तो ई भंडारण को लागू करने वाला तो वह हो जाएगा ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार वह पहला राज्य है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 में गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गन्ने से गुड़, हालांकि गन्ने को नहीं लेकिन जो गुड़ उत्पादन हो रहा है उसे उद्योग के रूप में दर्जा देने वाला बिहार वह पहला राज्य बन चुका है, तो ये ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 में आते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला न्यूट्रिशियन गाँव घोषित किया गया। तो वह न्यूट्रिशियन गाँव किसे घोषित किया गया, कुकरी गाँव, नेकपुर गाँव और राजापुर गाँव, तो वह हो जाएगा कुकरी गाँव। अब प्रश्न उठता है कि कुकरी गाँव है किधर। तो आप देखेंगे कुकरी गांव जो आपको देखने को मिल जाएगा वह न्यूट्रिशियन गांव वाला पहला राज्य बिहार में ही है। नेक्स्ट 9 में देखिए शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई। तो शयन बुद्ध जो हैं उनकी जो सबसे लंबी प्रतिमा वो राजगीर में ही देखने को मिलेगा, वो शयन मुद्रा में है, मतलब सोए हुए मुद्रा में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हालांकि एक और है जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड प्रश्न था, हम लोगों ने चर्चा किया था ये भगवान बुद्ध से रिलेटेड। ये देखिए कौन सा था, हाँ, पहला बुद्ध सम्यक दर्शन जो है वह पत्थर से जो निर्माण किया जा रहा है संग्रहालय का, वो वैशाली बिहार में बनाया जा रहा है, तो वह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं भारत का पहला, क्वेश्चन नंबर 10 में भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया किया है, तो वह हो जाएगा बिहार। आपको पता होना चाहिए बिहार सरकार है जो 18 वर्ष से कम उम्र वाले के जो अपराध के शिकार बने बच्चों को क्या किया है, अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है बिहार। नेक्स्ट 11 में देखिए भारत का पहला खादी मॉल, तो भारत का पहला खादी मॉल वो पटना में स्थापित किया गया। आपको पता होना चाहिए भारत के सबसे कम उम्र के स्काई ड्राइव बनाने वाली वह अनामिका शर्मा है। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि सबसे कम उम्र के स्काई ड्राइव बनाने वाली महिला वो अनामिका शर्मा। नेक्स्ट देखिएगा रणजी मैच में 13, यह भी चर्चा हम लोगों ने किया था कि हाल ही में जो 22 फरवरी को रणजी ट्रॉफी हुआ 2022 में, उसमें एक 13 शतक लगाए हैं बिहार के ही खिलाड़ी हैं। अब वहाँ प्रश्न उठता है कि बिहार के वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो मोतिहारी से हैं, और मोतिहारी आपको पूर्वी चंपारण में पड़ेगा। जैसे ही आप बिहार जाएंगे, बिहार की गंगा नदी यहाँ पर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो गया, तो ये स्थिति है, तो इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। करास, हाँ वो अभी बता देते हैं कि वो क्या था रणजी ट्रॉफी में जो 13 शतक 341 रन मारे थे 405 बॉल में, और वो जो मैच हो रहा था कोलकाता में मणिपुर के खिलाफ हो रहा था। 14 में देखिए सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वो सभी पंचायतों में पूर्णिया है जो सबसे, सभी पंचायतों में आपको पता होना चाहिए पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता दर है, और यहाँ पर पुस्तकालय भी सभी में खुल चुका है सभी जिलों में। 15 में देखिए बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है कि जो दूसरा स्थापित करने की बात वो अररिया में चल रही है, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरा चिड़ियाघर स्थापित करने की बात चल रही है। 16 में देखिए जेल में बंद कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बांका है कि गया है कि नवादा है, तो पहला जो हो जाएगा वह बांका हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है बांका कहाँ, तो आप बिहार की जैसे ही स्थिति देखेंगे, थोड़ा हम आपको काल्पनिक रूप से बिहार का स्थिति लेके चलना चाहते हैं। आप नीचे देखेंगे यानी कि उत्तरी बिहार में भागलपुर, और भागलपुर के नीचे बांका, यानी भागलपुर प्रमंडल में बांका आ जाएगा। वहीं पर है जेल में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। 17 में देखिए बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किसे किया गया, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में सुपौल है, पूर्णिया है, कटिहार है और आरा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, जो कचरा मुक्त घोषित किया गया वह सुपौल को किया गया। अब प्रश्न उठता है कि सुपौल है कहाँ, तो आप सुपौल अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, कोसी प्रमंडल में, है ना। सुपौल सबसे ऊपर कोसी प्रमंडल में, ये बिहार है ना, उधर हो गया सुपौल हो गया, नीचे हो गया मधेपुरा और कोसी, यहीं से इस प्रमंडल से गंगा नदी होकर नहीं गुजरती है। प्रश्न हम लोगों ने यह भी देखा था जब हम लोग देख रहे थे कि गंगा नदी किन किन प्रमंडलों से होकर गुजर रही है, तो उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था। नेक्स्ट देखिएगा 8 में 6 प्रमंडल से होकर गुजर रही थी, 6 या 7 थी, ऐसे 2 से नहीं गुजर रही थी, जिसमें एक कौन सा आ रहा था, एक आ गया था गया वाला आ गया था। नेक्स्ट देखिए 8 में बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया, तो बिहार का पहला नगर वन कौन स्थापित किया गया, गया में, राजगीर में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा गया में ही नगर वन स्थापित किया गया। और आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए रबर डैम यही तैयार किया जा रहा है, जो 411 मीटर लंबाई वाले और 95 मीटर चौड़ाई वाले IIT प्रोफेसर खड़गपुर की निगरानी में तैयार किया जा रहा है। एक 19 में देखिएगा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया, तो बिहार का जो पहला वानिकी कॉलेज है वो कहाँ स्थापित किया गया, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, वह स्थापित किया गया सुपौल में। तो ध्यान में रखेंगे सुपौल। अब प्रश्न उठता है सुपौल कहाँ, अभी चर्चा किए सुपौल, ये कोसी प्रमंडल में पड़ता है, ऊपर सुपौल हो गया और नीचे जैसे ही आएंगे तो मधेपुरा और इधर कोसी बन जाएगा। ये कोसी प्रमंडल से, जिससे हम लोगों ने जाना था कि गंगा नदी इस क्षेत्र से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे 20 में आते हैं बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया, तो कौन सा ऐसा है बिहार का पहला जिसे जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया, केडिया को, पुनपुन को। तो उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केडिया, जो जमुई में पड़ता है। अब जमुई कहाँ पड़ता है आपको पता होना चाहिए, जो जमुई है वह मुंगेर में पड़ता है, ये मुंगेर हो गया, लखीसराय हो गया, नीचे जमुई हो गया, तो ये केडिया यहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 21 में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग कौन सा है, तो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला वह कौन है, ऑप्शन में शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हो जाएगा, जो पूरी तरह से डिजिटल है। नेक्स्ट ये 22 में आते हैं बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया जा रहा है, तो बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, औरंगाबाद से जयनगर किया जा रहा है कि रोहतास से सुपौल किया जा रहा है, तो डोभी से किया जा रहा है। देखिए एक बार हम लोग यहाँ पर बिहार की स्थिति को देखते हैं, ये आपका बिहार है काल्पनिक रूप से, ये उधर पूर्वी चंपारण हो गया, इधर औरंगाबाद हो गया, और इधर ये हो गया रोहतास, भभुआ हो गया, और नीचे बांका हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, ये गया के जैसे ही आप पश्चिमी छोर बढ़ेंगे तो औरंगाबाद मिलेगा, तो औरंगाबाद से ये जयनगर है। अब आप प्रश्न उठता है कि जयनगर कहाँ है, तो वह मधेपुरा में है। अब मधेपुरा कहाँ है, अब आप देखिए मधेपुरा आपको कहाँ मिल जाएगा, आप बढ़िए सुपौल की तरफ, कोसी वाला प्रमंडल में, तो यहाँ से औरंगाबाद से आप यहाँ आएंगे, जहाँ पर ऊपर में सुपौल, मधेपुरा और इधर कोसी मिल जाएगा, तो यहीं से यहाँ के बीच एक्सप्रेसवे स्टार्ट किया जा रहा है, तो ध्यान में रखेंगे। 23 में देखिए 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला है, मतलब कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त किया जा चुका है, तो उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जहानाबाद है जिला। अब जहानाबाद कौन सा प्रमंडल में पड़ता है, इसे हम लोग चर्चा करते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि ये आप दक्षिणी बिहार में देखेंगे तो गया आ जाएगा, गया का औरंगाबाद आ जाएगा, तो ये हो गया औरंगाबाद। गया के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो जहानाबाद, यही जहानाबाद है, इसके बगल में अरवल है, तो ये गया वाला प्रमंडल में आ जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे जहानाबाद।
23 के बाद 24 में आते हैं हम लोग, किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का, देखिए रबर डैम की चर्चा हो ही गई। अब देखिए प्रश्न उठता है कि रबर डैम, पहले आप परिस्थिति देखिए, ये हम बिहार का स्थिति देख रहे हैं, ये बिहार है। अब देखिए कहाँ से गुजर रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो है बिहार जो है रबर डैम वो गया में बनाया जा रहा है। अब गया तो ऑप्शन में है नहीं, नदी है, तो आप कल्पना करिए गया यहाँ है, गया के पश्चिम में आपको औरंगाबाद मिल जाएगा, ऊपर जहानाबाद। तो यहाँ से सबसे पहले कौन कौन गई है, उसके पहले सोन नदी गई है, फिर फल्गु, फिर पुनपुन गई है, और उसके बाद फल्गु गई है। फल्गु ही गया से होकर गुजरी है, तो फल्गु नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अन्य नदियाँ जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, जिसमें अजय हो गया, और एक नदी और है क्यूल है। चलिए नेक्स्ट 25 में देखते हैं, किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है। तो कौन सा दिवस है जो शहीद दिवस के रूप में बिहार मनाता है, पूरा इंडिया का बात नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन में है 15 फरवरी, 16 मार्च, 18 जून, 22 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 15 फरवरी को बिहार सरकार शहीद दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट 6 में देखिएगा, शराब सेवन को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया। यह भी अच्छा प्रश्न है। जो प्रतिबंध किया गया शराब, वो तो तिथि है जो घोषित किया गया प्रतिबंध दिवस, वो कौन, 2 नवंबर, 26 नवंबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो घोषित किया गया शराब प्रतिबंध दिवस के रूप में। चलिए 17 में देखते हैं हम लोग, 27 में करा बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो बिहार पृथ्वी दिवस ऑप्शन में 17 अक्टूबर, 5 फरवरी, 9 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह 9 अगस्त को। तो ये ध्यान में रखिएगा आप, अगर ऐसे अगर एग्जामिनर प्रश्न डालेगा तो उसमें 22 अप्रैल भी इंक्लूड करेगा, लेकिन बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में यहाँ करा। तो इन चीज़ों पे गौर करना, वो 9 अगस्त हो जाएगा। हाँ, अगर पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में बात किया तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 28 में, बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब जल जीवन हरियाली प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को, प्रत्येक माह के मंगलवार को, प्रत्येक माह के बुधवार को, प्रत्येक माह के गुरुवार को। तो जल जीवन हरियाली प्रत्येक माह के मंगलवार को मनाया जाता है। 29 में देखिएगा, बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। जो परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह के 15 तारीख को, प्रत्येक माह के 21 तारीख को, प्रत्येक माह के 24 तारीख को, प्रत्येक माह के 25 तारीख को। तो परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता, वह प्रत्येक माह के 21 तारीख को मनाया जाता है। ये तो कुछ था जो आने की, और थोड़ा इसमें से एक और इंक्लूड किया गया प्रश्नों को, उसे हम लोग देखते हैं, जिसमें है कुछ बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है कि किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन में है मलिनाथ, नेमिनाथ, अजितनाथ और अरिष्टिनेमि। तो मलिनाथ तो है, इसे हमने देखा कि मलिनाथ का जो है वह क्या है, वह मिथिला से है, लेकिन इसका प्रश्न का जो सही जवाब नेमिनाथ दे रहा है। तो आप हमें बताइए कि अन्य का भी संबंध किन किन जगह से है, अगर है तो। नेक्स्ट 2 में देखिए, हाँ मलिनाथ तो कन्फर्म है क्योंकि वो 19 में तीर्थ का अंतर थे। नेक्स्ट 2 में देखिए, मगध में परिवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक। तो ये है मगध में परिवर्ती गुप्त वंश का। तो ये आपको देखिए थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह हो जाएगा जीवित गुप्त। जीवित गुप्त ऑप्शन में जीवित गुप्त है, माधव गुप्त है, कुमार गुप्त है, कृष्ण गुप्त है। तो इसका हो जाएगा परिवर्ती गुप्त, जो 510 से 525 तक रहा था। आगे चर्चा थोड़ा कर लेंगे हम लोग। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए गुप्त वंश का, अब हम लोग समझेंगे कि गुप्त काल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मौर्य काल के पतन के बाद जो राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने में किसका श्रेय है, गुप्त वंश का ही श्रेय है। तो गुप्त वंश इंपॉर्टेंट है, और आपको यह पता होना चाहिए कि गुप्त वंश प्रारंभिक राज्य आधुनिक जो है उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में गुप्त वंश था, जो 320 से 455 ईस्वी तक, एक सदी के ऊपर तक राजनीतिक एकता में बांधे रखा सभी को। तो मौर्य काल के उपरांत तीसरी शताब्दी में 3 राजवंशों का उदय हुआ। जैसे मौर्य काल पतन हुआ तो 3 राजवंशों का, देखिए मध्य में हुआ नाग शक्ति का, दक्षिण में हुआ वकाट का, और पूर्वी में हुआ गुप्त का। तो ये था। तो अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं गुप्त वंश के बारे में। पहले मौर्य वंश की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मौर्य वंश के बाद हम लोगों ने जाना कि ये दूसरा ऐसा क्या रहा, शासक रहा जो पूरे मतलब भारतवर्ष को कहिए, भारत के शासन में और भी क्षेत्र इंक्लूड था। तो वह राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय जाता है इसको, जिसमें आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद दूसरा में देखेंगे बिंदुसार, उसके बाद तीसरा में देखेंगे अशोक। तो ये चंद्रगुप्त का पुत्र है, ये मौर्य वंश का शासक है। चंद्रगुप्त रहा, उसका पुत्र बिंदुसार रहा। चंद्रगुप्त का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। तो ध्यान में रखेंगे। फिर बिंदुसार आया, तो बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व। फिर अशोक आया 373 से 232। यहाँ तक तो कुछ सही रहा, लेकिन उसके बाद जो भी शासक आए उत्तराधिकारी वो इतने योग्य नहीं थे। फिर अंतिम जो बृहदत्त होता है, बृहदत्त के बाद फिर गुप्त वंश का आता है।
तो ये था कहानी गुप्त वंश में। फिर जैसे ही गुप्त वंश आप एंट्री करेंगे तो गुप्त वंश का जो संस्थापक हो जाएगा श्री गुप्त हो जाएगा 240 से 280 ईस्वी। फिर घटोत्कच हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, समुद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो इस तरह से क्या हो गया, मौर्य वंश के बाद जो राजनीतिक एकता में बांधने का जो दूसरा श्रेय वह गुप्त वंश को जाता है। तो गुप्त वंश की अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में कि गुप्त वंश के पश्चात किस वंश का शासन आया, तो हमने देखा था वो मौखरी वंश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 में आ जाइए, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। वासुमित्र, कालिदास, नागार्जुन, अश्वघोष सभी रहते थे, कालिदास नहीं रहते थे। और भी देख लेते हैं कि जो मौर्य समाज में और कौन कौन जो लोग रह रहे थे उसमें थोड़ा हम लोग नज़र डाल लेते। अश्वघोष एक क्या थे, एक वैद्य कवि थे। माथर क्या थे, राजनीतिज्ञ थे। माथर भी रह रहे थे, ऑप्शन में नहीं है। चरक भी थे, वैद्य थे। अश्वघोष वैद्य नहीं, बौद्ध है ना, बौद्ध कवि। चरक तो वैद्य कवि। वसुमित्र भी थे, अश्वमित्र थे। नेक्स्ट 5 में हम लोग आते हैं। 5 में कह रहा है कि अशोक ने अपने शासनकाल में कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो कितने वर्षों के बाद, वह 10 वर्षों के बाद। आपको पता होगा अपने पुत्र एवं पुत्रियों को, संघमित्रा एवं पुत्रों को क्या कहाँ भेजे, तो श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चलिए 6 में हम लोग आते हैं कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के राजदरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम किसे राजदूत बनाकर भेजा था। देखिए ये जो एंटियोकस प्रथम राजदूत बनाकर भेजा था वो डायमेकस को भेजा था। हालांकि डायमेकस और डायनोसिस, डायमेकस को भेजा था, कौन भेजा था, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के द्वारा। और डायमेकस है जो मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में भेजा जाता था। ये ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज भी आया था, यह भी दार्शनिक था। ये यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के समय में शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। इसने पाटलिपुत्रा का बहुत मतलब अच्छा से चरित्र चित्रण किया है। इंडिका, यही इसने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखा है जिसमें पाटलिपुत्रा का सुंदर एवं विस्तृत वर्णन किया गया। फिर सेल्यूकस भी है। सेल्यूकस सिकंदर के समय में एलेक्जेंडर के समय में सेनापति था जो आया था उस समय जब जैसे सिकंदर का मृत्यु हुआ तो विजित क्षेत्रों को फिर से वो अपने क्षेत्र में रखना चाह रहा है। इसके लिए फिर वो चंद्रगुप्त से युद्ध करता है, चंद्रगुप्त हार जाता है, फिर अपनी बेटी को सेल्यूकस विवाह कर देता है चंद्रगुप्त द्वितीय से। एक कुछ कहानी था जो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। साथ में आ जाइए, ऋग्वेद के में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए कीकट का, पंचवीस का, मलद का, वात्र का। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा वह वात्र। देखिए ऐसा कि अगर हमने जो देखा कि वात्स और कीकट दोनों का उपयोग किया गया है। हाँ, अर्थवेद में कहिए तो मगध को सिर्फ वात्स कहा गया, तो मेरे अनुसार तो कीकट होना चाहिए। लेकिन कुछ जगह इसका प्रश्न है जो क्या दिया जा रहा है, दोनों दिया जा रहा है। तो आप ध्यान में रखेंगे, ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वात्स कहा गया है। तो ये हो जाएगा कीकट एवं वात्स, ये दोनों कहा गया ऋग्वेद में, और अर्थवेद में सिर्फ वात्स कहा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है कहीं आपको सिर्फ वात्स देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट 8 में देखिए, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से। अब खगोल शास्त्री, अब देखिए आर्यभट्ट जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, उन्होंने जो बताया कि जो उनका संबंध था वह था कुसुमपुर से। देखिए कुसुमपुर है कहाँ, अगर आप कुसुमपुर की स्थिति देखेंगे तो वह आपको मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, वह पटना में मिल जाएगा। पटना को यानी पाटलिपुत्रा को ही पहले कुसुमपुर भी के भी नाम से जाना जाता था। सी हो जाएगा। पालकालीन कलाकार बिठपाल कहाँ के निवासी थे। देखिए जो पालकालीन कलाकार थे कौन, बिठपाल थे। उसके बारे में कहा वो कहाँ के निवासी थे, तो वो नालंदा के निवासी थे। ध्यान में रखेंगे। 10 में आ जाइए, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की। आपको पता होना चाहिए बख्तियार खिलजी की जो हत्या उसी के जो शासक ने क्या किया था, अली मार्द जब वो क्या कर रहा था। देखिए पहले तो बिहार में बख्तियार खिलजी 1199 ईस्वी में, आपको पता होगा सबसे बड़ा कांड नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया उसने। उसके बाद फिर वो बंगाल की तरफ बढ़ता, बंगाल से वो असम की तरफ बढ़ता, और वहाँ के जो लोग हैं पीछे की ओर हटते जाते हैं, तुर्की को आगे बढ़ने देते हैं। उसके सैनिक थक जाते हैं, खुद बीमार हो जाता है, और यही बीमार अवस्था में जब वो रहता है तो पीछे से चादर फेंक कर वो क्या करता है, खंजर से अली मर्दान के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। 11 में देखिए, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित किया और दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक बनाया। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो वह क्या था, दरिया खान नुहानी को बिहार का उपशासक तो जरूर बिहार का उपशासक नियुक्त किया, लेकिन किस शासक को हराकर, वह हुसैन सरकी को पराजित करके किया था। तो ये ध्यान में रखना है। 12 में आ जाइए, शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो शेर शाह और हुमायूं के जो बीच युद्ध होता है वह कब होता है, 1539 ईस्वी में होता है। यह भी ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि छोटा डेट, तो छोटा डेट 26 जून 1539 ईस्वी को। 13 में देखिए, शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था। यह भी अच्छा है। शाइस्ता खां, आपको पता होगा शाइस्ता खां जब कौन आता है, ये लास्ट में कौन आता है, डच, उसके बाद फ्रांसीसी आता है, उसमें से पांडिचेरी को जो
वो देने में इसी का हाथ होता है ना। हालांकि उसका जो पहले उसका कुछ और नाम था, लेकिन 1990-92 में उसका नामकरण पांडिचेरी के रूप में कहा था। शाइस्ता खां भी वहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखिएगा 14 में बिहार के दानापुर पटना में सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह का, आपको पता होगा सैन्य टुकड़ी हुआ क्या क्या करता है, 25 जुलाई 1857 को विद्रोह करता है। फिर वो सोन नदी पार करके आरा पहुँचता, आरा में कुंवर सिंह का नेतृत्व मिलता है। फिर कुंवर सिंह और अंग्रेजों में भिड़ंत होती है, जीतते हैं और काफ़ी मतलब कुंवर सिंह को बूढ़ा शेर कहकर अंग्रेजों ने संबोधित किया। फिर वो अपने शहर आते हैं, कहाँ, जगदीशपुर आते हैं। कब आते हैं वो? 20 जुलाई को है ना, एंट्री करते हैं ना, 20 जुलाई, हाँ 20 जुलाई के आसपास ही 1858 ईस्वी को। फिर 9 मई को उनकी मृत्यु हो जाती है, अभी ध्यान में रखेंगे। फिर 15 में बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में रक्षाबंधन, आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था 16 अगस्त को औपचारिक रूप से क्या किया गया, बिहार दिवस अथी बंगाल भंग, यानी कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोगों से संबोधन किया कि जिसमें हिंदू मुस्लिम भाई बहन है वो एक दूसरे को राखी बनकर राखी दिवस के रूप में मनाएंगे। वो चर्चा हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में किए थे। 16 में देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को एक अलग प्रांत दर्जा किस वर्ष दिया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। वह जो है ब्रिटिश, वह कब दिया गया? वह दिया गया 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल को बिहार को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया। फिर उसके बाद उड़ीसा को 1936 में लगे गए। ये तो था बिहार से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हम लोगों ने देखा, जो 67 बीपीएससी के नज़र से इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं।